इल्तुतमिश पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। इल्तुतमिश में लास्ट ये चीज कर लो, इल्तुतमिश ने क्या व्यवस्था लागू करी? दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश था। कल वाले से कंटिन्यू करते हैं ना। इल्तुतमिश ने दो नए काम किए, एक तो इक्ता व्यवस्था लागू की। अब ये इक्ता क्या है? मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इक्ता प्रणाली या इक्ता व्यवस्था। इक्ता सिस्टम। देखो इसने क्या किया, दो वजह थी। जैसे राजपूतों का सामंतवाद चल रहा था, जो छोटे छोटे जैसे देश में छोटे छोटे हिस्सों के वो मालिक थे। इसने एक तो इसको नए नए जो सैनिक अधिकारी आ रहे थे उनको संतुष्ट करना आवश्यकता, तो सैनिक अधिकारियों को भूमि दे दी। और उनको वेतन कैसे मिलता था? उस भूमि से जो लगान वसूल करते थे वो तो देखो साम्राज्य का प्रशासनिक, अपने साम्राज्य का प्रशासनिक एवं सैनिक पुनर्गठन करने के लिए इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली लागू की। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली लागू की। जिसके तहत जिसके तहत सैनिक अधिकारियों को इक्ता प्रदान कर दिया जाता है। समझ गए? प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछे या सब इंस्पेक्टर में ये पूछते हैं कि इक्ता की व्यवस्था किसने लागू करी थी, इल्तुतमिश ने करी थी। दूसरा, सुल्तान की सेना, मतलब सेना का भी पुनर्गठन किया। सुल्तान की सेना, ये खुद अपनी सेना रखता था, है ना, रिश्तेदारों पे डिपेंड रहता था। सुल्तान की सेना, खुद की इसने सेना गठित कर। ये हो गया इल्तुत। देखो अब इल्तुतमिश के बाद क्या होगा? 1210 से 36 तक तो इल्तुतमिश हो गया। के बेटे थे लेकिन बेटे योग्य नहीं थे। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने जीवित रहते हुए खुद के ग्वालियर अभियान करके आया था। ग्वालियर अभियान से आगे इसने ये तय कर कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरी बेटी रजी। और मध्य युग में ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात, जबकि उसके दो भाई, एक आराम सा और एक बैराम सा, तो चलो उसका पोता हो गया इल्तुतमिश का, लेकिन आराम शाह के होते हुए भी रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो थोड़े दिन तक तो कौन रहे? थोड़े दिन तक तो इल्तुतमिश के बाद आया आराम शाह, इल्तुतमिश का बेटा था आराम शाह। व तुर्कान इसकी माँ थी। और इनको पद से किसने हटा दिया फिर? पद से हटाया दिल्ली की जनता ने। और ये बहुत बड़ी बात है ना, दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता ने आराम शाह और शाह तुर्कान को तुरंत ही पद से हटा दिया। शाह तुर्कान इसकी माँ थी, इन्होंने जनता पर अत्याचार किए। दिल्ली की जनता ने पहली बार कौन सुल्तान बन रहा है उसमें भाग लिया। और इनके स्थान पे अब आ जाएगी रजिया सुल्तान, है ना, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की 1200 से लेकर 40। ठीक है, इसका चुनाव दिल्ली की जनता ने किया। सुल्तान के पद पे चुनाव किसने किया? दिल्ली की जनता ने गद्दी पर बिठाया। लेकिन होता क्या है कि उस समय के जितने भी अमीर थे, इजुद्दीन कबीर खयाज, सैफुद्दीन कुची, और ये वो सारे के सारे, महिला का शासन उनको पसंद नहीं है। क्योंकि ये क्या करती थी, जैसे पुरुष की वेशभूषा धारण करती थी वैसे ही घुड़सवारी करती थी, शिकार खेलने जाया करती थी, वैसा ही कोट पहनती थी पुरुषों का जैसा, वैसे ही कुबा जिसको टोपी कहते वो पहनती थी। ये चीज पसंद नहीं आई तो अमीरों ने षड्यंत्र करना शुरू। और षड्यंत्र करके, षड्यंत्र के तहत एक का
पंजाब का सूबेदार था अल्तुनिया, उसने विद्रोह किया। ये उस विद्रोह को दबाने के लिए गई, अल्तुनिया ने इसको हरा दिया। बाद में इसका अल्तुनिया से समझौता हो गया, इसने शादी कर ली। वापिस जब आ रही थी तो कुछ लुटेरों के साथ मुठभेड़ हुई और ठीक है। एक इसके समय की इंपॉर्टेंट घटना है, एक अबिसीनिया अफ्रीका का देश है, वहाँ का हबसी था, उसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। उसको क्या बनाया, अमीर ए आकुर, घुड़साला का प्रधान। अब उस समय तो घुड़साला ये समझ लो कि वो टैंक और जो जो फाइटर प्लेन और मिग होते थे वो घुड़साला ही होती थी। उसको इम्पोर्टेंट पद दिया तो लोगों ने, उनको अमीरों को ये बात भी अच्छी नहीं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनका कोई स्नेहपूर्ण आपसी प्रेम संबंध भी था। तो मतलब ये बात अमीरों को पसंद आ सकती है भी, इसको ये कालिया ही मिला के, है ना। तो आपने वो धर्मेंद्र की एक मूवी आई थी, धर्मेंद्र और शालिनी की, रजिया सुल्तान नाम से, किसी ने देखी है क्या? कभी आते जाते ही नहीं देखी जी। धर्मेंद्र ऐसे जैसे मुंह पे पॉलिश कर देते हैं और बड़े बड़े बाल कर रखे, कुल मिला के रजिया सुल्तान। इसके बारे में एक इतिहासकार है एल्फिस्टन। एल्फिस्टन कौन था? मुंबई का गवर्नर था, लेकिन उसने भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी लिखा। उसने ये लिखा है कि रजिया का महिला होना ही का दुर्भाग्यपूर्ण, महिला होना दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जबकि वो बाकी शासकों में सब ठीक है। ये सारी बातें, इसमें से सवाल क्या क्या आते हैं वो देखो। इसने एक तो जमालुद्दीन याकूत था, तो क्या पद दिया? जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर घुड़साला का प्रधान, ये पूछ लेते हैं। साला का थोड़े ही होते थे उस टाइम तो। हम्म? एक दरबार में शिष्टाचार का पद होता है, जो शिष्टाचार को लागू करेगा, अमीर ए हाजिब, ये पद दिया एतगीन नाम का एक अमीर था, अमीर ए हाजिर। ये दरबार में शिष्टाचार लागू करता था, बुलाता था अब कौन आएगा सुल्तान के सामने। तो दरबारी शिष्टाचार का अधिकारी, ये किसको नियुक्त किया? एतगीन को, एतगीन, अमीर ए हाजिर। अब अगला क्या हुआ? अब विद्रोह करेगा कौन? अल्तुनिया, पंजाब का सूबेदार अल्तुनिया विद्रोह करेगा। अल्तुनिया जब विद्रोह करेगा तो ये दबाने जाएगी और वहां मारी जाएगी, ठीक है ना। अल्तुनिया से शादी कर लेगी, वापसी में डाकुओं से मुठभेड़ होगी, इसमें ठीक है, 1240 में मृत्यु हो जाएगी। अब देखो, यहाँ से वो खेल शुरू होता है जो इल्तुतमिश ने 40 सरदार बनाए थे, तुर्कान ए चहलगानी। वो तुर्कान ए चहलगानी अब सत्ता का खेल शुरू कर देते हैं। वो रजिया से शुरू करते हैं, आगे चलाएंगे वो 30 साल तक। उनके जो जी में आता था उसको वो शासक बनाते, शक्तिशाली अमीर थे। जब कमजोर राजा होगा तो उसके जो जो दरबारी हैं या उसके अमीर है, तुर्कों के समय में उनको अमीर कहा जाता था, वो अमीर जिसको मन करेगा उसको शासक बनाएंगे। जैसे इसके बाद बैराम शाह बनेगा 2 साल के लिए शासक, ठीक है। ऐसे करके वो लगातार, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह बनेगा 4 साल के लिए, फिर नासिरुद्दीन, ये सारे के सारे कठपुतली थे। पावर किनके हाथों में थी? चालीसा दल के पास। और उन चालीसा दल को आदमी कौन बना देगा? उनको आदमी बना देगा बलबन। वो रखते हैं लो की नीति अपनाएगा और पकड़ पकड़ के जैसे एक एक को वो कर देगा सफाया। तो लिखो यहाँ से या लिखो, मतलब ऐसे लिखना कि रजिया सुल्तान के समय से ताज ताज और के बीच संघर्ष शुरू होता है। जो बलबन द्वारा बलबन द्वारा इस चालीसा दल का दमन किए जाने के पश्चात
समाप्त होगा। ठीक है, ये पकड़ पकड़ के कठपुतली शासक बना। ठीक है ना। देखो, अब रजिया के बाद कौन बना? रजिया का भतीजा, मतलब इल्तुतमिश का पोता आ जाएगा, बहराम शाह। बहराम शाह कब से कब रहेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही चीज, 1240 से लेकर 42 तक। और ये बहराम शाह क्या होगा? इल्तुतमिश का पोता होगा। ये क्या करेगा? एक नया पद बनाएगा, नायब ए मुमलकत, मतलब उप सेनापति टाइप का होगा। मुमालिक तो होता था, आरिज ए मुमालिक तो होता था, जो सेना का प्रधान होता था सल्तनत काल में। ये नायब ए मुमलकत बन जाएगा, मतलब प्रधानमंत्री जैसा पद होगा, जो सुल्तान से नीचे होगा, बाकी अमीरों से ऊपर होगा। तो इसके समय नवीन पद, नवीन पद नायब ए मुमलकत की स्थापना होगी। नायब ए मुमलकत, नायब ए मुमलकत की स्थापना। 2 साल में इसको हटा देंगे, इसको हटा के लाएंगे अलाउद्दीन मसूद शाह को। ये भी इल्तुतमिश का ही पोता होता है, अलाउद्दीन ये रहेगा 1242 से। इसके समय में इस नायब ए मुमलकत पद पर कौन नियुक्त हो जाएगा? बलबन नियुक्त हो जाएगा। और यहाँ से बलबन अपने पावर बढ़ाने, नायब ए मुमलकत पर अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम कौन नियुक्त होगा? बलबन नियुक्त होगा। ठीक है। देखो, अभी तक चालीसा अमीर जिसको चाह रहे हैं उसको बना रहे हैं, जिसको हटा रहे हैं, ये सीक्वेंस याद रखना है। अब देखो, अब आएगा नासिरुद्दीन महमूद, है ना। के बाद आएगा नासिरुद्दीन महमूद। अब ये क्या करता था? इसकी चलती तो थी नहीं, तो ये जैसे कुरान की आयतें लिखता था, आयतों को जो बेच के जो कमाई होती थी उसी से अपना जीवन यापन करता था। या टोपियां बनाता था जो इस्लाम में पहनी जाती है। क्यों बनाता था? क्योंकि शासन की वास्तविक सत्ता किसके पास थी? बलबन के पास थी, है ना। था तो वैसे नाम नाम का सुल्तान था, शासन की वास्तविक सत्ता किसके पास थी? शासन की वास्तविक शक्तियां बलबन क्या करेगा? एक तो ये हो गया, और दूसरा आएगा जो मिनहाजुद्दीन सिराज था, जिसको मिनहाज उस सिराज कह देते हैं। मिनहाज उस सिराज की किताब क्या नाम था? तबकाते नासुरी। इसी को समर्पित करी थी उसने के टाइम। तो मिनहाज उस सिराज की किताब जो है ना, तबकाते नासिरी, इंपॉर्टेंट है यार, तबकात ए नासिरी, वो इसी को समर्पित। ठीक है। और इसके टाइम में धीरे धीरे बलबन, मतलब अपनी शक्तियां बढ़ाता रहा, और सत्ता पे कब्जा किसका था? बलबन का था। ठीक है। शासक बनेगा बलबन। बढ़े आगे। बलबन क्या करेगा? बलबन को ऐसे समझ, ये इतना समझदार व्यक्ति था कि 20 साल तो नासिरुद्दीन महमूद के टाइम ये सत्ता में रहा। ठीक है। और सुल्तान बड़ा था ये बड़ी बड़ी उम्र में। तो पहले तो ये रक्त एवं लोह की नीति लाएगा, एक तो 40 अमीरों का दमन करेगा। दूसरा, उस समय लगातार मंगोल आक्रमण हो रहे थे। जैसे इल्तुतमिश के समय ख्वारिज्म, ख्वारिज्म जो आज का ताजिकिस्तान किर्गिस्तान का एरिया है, वहां से भाग के कौन आया था? जलालुद्दीन मंगबरनी आ गया था। के पीछे पीछे मंगोल आ रहे थे, शरण नहीं दी तो वापिस लो। ये लगातार आक्रमण होंगे, अलाउद्दीन खिलजी तक के टाइम में होंगे। ठीक है। आगे तुगलकों के समय भी होंगे, बाद में जाके ये रुकेंगे। तो जैसे एक तो मंगोलों से निपटने के लिए इसने रक्त एवं लोह की नीति, का मतलब होता है ये खून बहाते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं करता था। ठीक है।
रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, एक तो मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए, दूसरा आपने अमीरों का दमन करने के लिए। जैसे 1279 में इसका बंगाल का एक अमीर था तुगरिल, उस तुगरिल ने विद्रोह कर दिया। इसने तुगरिल की ऊपर वाली चमड़ी उड़ा के और सूली पे टांग के दिल्ली में घुमा, है ना। ये वैसा आदमी था। फिर एक इसने ताज की प्रतिष्ठा या डेकोरम को पुनः कायम किया। ठीक है, तो दो प्रथाएं शुरू करवाई, सिजदा और पैबोस। सिजदा का मतलब क्या होता है, वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, और पैबोस का मतलब सुल्तान के पैर चूमना। अब पैर चूमने का मतलब क्या हुआ, अमीर अगर किसी सुल्तान के पैर चूम रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके कहीं आस पास में ही नहीं है शक्तियों में। ठीक है, तो सुल्तान के पद की गरिमा उन्हें लागू करी। फिर इसका पोता आया केकुबाद, जैसे 1287 में मौत होती है। फिर आएगा क्यूमर्स, क्यूमर्स को खिलजी सरदार लात मार मार के मार देंगे। और जलालुद्दीन खिलजी 1290 में खिलजी वंश की नींव रख। लिखो, एक तो बलबन ने क्या किया, रक्त एवं लो या रक्त या तलवार की नीति का टाइम है 1265 से लेकर 87। रक्त एवं लो तलवार, इसलिए एक तो मंगोलों का दमन करने के लिए, मंगोल आक्रमणों को विफल करने के ये चंगेज खान और कुबलाई खां के वंशज थे। मध्य एशिया के जो मंगोलिया वाला आज का जो एरिया है ना, घास का में, वहां रहते थे। महीने महीने भर घोड़ों पे चलते थे, चलते चलते थक जाते थे तो घोड़े को मार के उसी का खून मतलब ऐसे बर्बर लोग थे। और ऐसे टिड्डी दल की तरह आते थे दिल्ली पर, फिर दिल्ली वाले भागते थे। दिल्ली बहुत बार बसी है। कुछ कंट्रोल में आएंगे ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। खिलजी ने, है ना, इनसे निपटने के लिए अलग से तिरी का किला, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था लागू करेगा। तो उसने बहुत बड़ी सेना करनी थी, एक तो भारत को जीतने के लिए और दूसरा मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए। जुड़ी हुई है, बढ़ो आगे। एक तो मंगोल आक्रमणों को विफल करने के लिए एक तुर्क जो अमीर थे, अभी तक तुर्क अमीर थे, तुर्की वाले थे, तुर्क अमीरों को नियंत्रित करने के लिए, और कर भी दिया। चालीसा दल या का दमन किसने किया, बढ़िया से कर दिया। चालीसा दल का दमन एकदम नंबर ले लेके एक एक का, जैसे कभी कोई शिकार खेलने गया तो वो जाता था, वापिस वहीं शिकार हो जाता था जंगल में। ठीक है, और ये मतलब इसकी इसकी मेंटली ऐसी समझो, एक तो ये 60 साल की उम्र में, तो इसका एक बेटा था शहजादा मोहम्मद, वो मारा गया मंगोल आक्रमण में। तो मान लो बुजुर्ग आदमी का बेटा मारा जाए तो वो कमजोर हो जाएगा, तो ये दरबार में आके किसी को सो नहीं करता था कि भी किसी के सामने सुल्तान के पद की गरिमा कम नहीं। चालीसा दल का दमन किया, रक्त एवं लो की अपनीति अपनाई। ठीक है, और क्या क्या, खुद को ये कहा कि मैं जो ईरान का एक पौराणिक राजवंश है आपरासियाब। ठीक है, कुरान में जिक्र आता है कि मैं उस वंश का हूँ, अब किसी वंश का हूँ। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। उसने ये कहा मैं आपरासियाब वंश का हूँ, और सिजदा एवं पैबोस दो प्रथाएं लागू करवाई। ठीक है, वो ईरानी प्रथाएं हैं ये, ईरानी प्रथाएं। भाई आपरासियाब वंश का बन गया तो ईरानी प्रथाएं लागू कराएगा। ईरानी नववर्ष को क्या कहते हैं, नवरोज या नौरोज का त्योहार मनाया जाता है ना। ईरानी प्रथाएं, एक तो नववर्ष को क्या कहेंगे, नौरोज का त्योहार, है ना। दूसरा सिजदा एवं पैबोस, प्रीलिम्स में सिजदा या पाप, देखो अपन ऐसे पढ़ रहे हैं, फैक्ट भी नहीं छोड़ रहा। आरपीएससी फैक्ट पे चलती है, मैं कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ रहा, अभी मेंस में आपको है ना, अपन सब कुछ कवर करके चलेंगे। सिजदा पैबोस लागू करो।
एक है ना, लिखने की जरूरत नहीं, इसका बेटा था शहजादा मोहम्मद। उसके समय से अमीर खुसरो ने अपना टाइम शुरू किया था। कहते हैं ना, अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम चित्तौड़ आक्रमण में भी वो आया था ना अमीर खुसरो। तो वो इसका बेटा था, उसके अमीर खुसरो का जीवन शुरू। ठीक है। के बाद में जैसे रखते हैं उन लोगों की 40 दल का दमन कर दिया, इजदा भी कर दिया, पेबोस भी कर दिया। इसके बाद शासक बनेगा, बेटा तो मर गया, पोता बनेगा कैकुबाद। कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद ये 1280 में, और इसके बाद आएगा इसी का पोता क्यूमर्स। और इसको, इसके समय में हो जाएगी खिलजी क्रांति। समझना बात को कैसे होगी खिलजी क्रांति। देखो, ये सारे के सारे तुर्क अमीर थे, और खिलजी जो थे वो गैर तुर्क थे। खिलजियों में जो नेता था वो था जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा। वो तो उम्र दराज आदमी था, लेकिन जो जवान तुर्क थे वो इतने नाराज थे कि इसको लात मार मार के मार डाला है ना। तो यहाँ हो जाएगी क्या 1290 में खिलजी क्रांति। क्रांति इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये गैर तुर्क थे। खिलजी क्या थे? गैर तुर्क लोग थे, तुर्क नहीं। अब नए वंश की स्थापना कौन कर देगा? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन वंश का अपना जलालुद्दीन। और इसकी स्थापना कौन करेगा जलालुद्दीन खिलजी की? अलाउद्दीन खिलजी कर देगा। ऐसे कहेगा, देख चाचा तेरे लिए मैं कुछ लेके आया हूँ, आजा देता हूँ। चाचा जाएगा गिफ्ट लेने, स्वर्ग भेज देगा अलाउद्दीन। ठीक है। अब आ जाओ खिलजी वंश। हाँ, यहाँ से हो गया खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। स्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ये क्या है? बुजुर्ग और उदार आदमी था। ठीक है। इसके समय मंगोल भी बस गए। एक इसके समय का लिखो तो एक ईरान का फकीर था सिद्दी मोला। वो बार बार षड्यंत्र कर रहा था, इसने बहुत समझा, मान जाओ, वो नहीं माना। तो लास्ट में इसने उसको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया है ना। एक लाइन लिख लो, ईरानी फकीर सिद्दी मोला का षड्यंत्र हुआ है। ईरानी फकीर सिद्दी मोला का षड्यंत्र इंपॉर्टेंट नहीं है बस। इसके समय कुछ मंगोल दिल्ली में भी बस गए। ठीक है, मतलब ये इतना नरम दिल आदमी था। मंगोल आए, मंगोलों को इसने हरा दिया। हरा के और फिर ये कहा, उन्होंने पूछा अब हम हार गए तो हम रहे कहा थे। इतना बढ़िया आदमी था। इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था। भतीजे ने क्या किया भाई? भतीजे ने ये कहा, कड़ा माणिकपुर इलाहाबाद वाला एरिया है, वहां का सैनिक, वहां से खूब धन लूट के आया। धन लूट के आया तो जलालुद्दीन खिलजी को इस बात का जब पता चला, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, नाराज हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, चाचा नाराज क्यों होता है, तेरे लिए आजा। ठीक है। फिर मिले यमुना नदी के किनारे। तो फिर उसने कहा, चलो चाचा, सेना इधर थी, सेना लेके आएगा वो सुल्तान तक, चाचा चलो नाव में। वो सोचा भतीजा है, अकेले को कुछ दिखा के लाएगा। वो नाव में बैठ लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, करके काम, शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। अब बन जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। मतलब इसकी अलाउद्दीन खिलजी की पर्सनैलिटी की कुछ एक बातें बताऊंगा, आपको समझ आएगी है। इसमें सारे अपने को कहानियां नहीं पढ़नी, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी बाजार व्यवस्था। तो आरएएस मेंस और आईएएस के लिए इम्पोर्टेंट है इसकी बाजार व्यवस्था।
इतने समझदारी। दूसरा, इसके समय में सल्तनत का साम्राज्यवादी दौर शुरू हुआ। ये पूरे दक्षिण भारत को जीत लेगा, लेकिन इतना समझदार निकलेगा, जीत के साम्राज्य में नहीं मिलाएगा, समुद्रगुप्त की तरह उनसे सिर्फ टैक्स लेगा। ठीक है, जैसे समुद्रगुप्त ने किया था, जैसे अकबर ने किया था। और ये गलती किस किसने करी साम्राज्य में मिलाने वाली? मोहम्मद बिन तुगलक ने करे। तुगलक के समय जबरदस्त विद्रोह हुए, विजयनगर बेमनी बन गया। तुगलक के समय ही बने थे, तो उसने देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बना के पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था। और ऐसी गलती औरंगजेब करेगा, बीजापुर गोलाकुंडा को जीत लेगा 16। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू। तो ये बहुत समझदार व्यक्ति था। इसने मंगोल आक्रमणों को भी रोका, पूरे भारत को। राजस्थान वाले तो प्रसिद्ध आक्रमण है ही, 1301 में रणथंबोर का और 1303 में तोड़ का। तो अलाउद्दीन खिलजी आएगा चाचा जी को स्वर्ग भेज के 1296 से 1316 तक, और ये 20 साल का टाइम जो है में ये सल्तनत का विस्तार करेगा। यहाँ से देखो, सल्तनत के साम्राज्यवादी युग की शुरुआत होती है। राज्यवादी पहले पहले जिन जिन लोगों को इसकी एक मतलब इसकी बहुत बढ़िया खासियत थी, ये कोई षड्यंत्र करता, इसमें जो जो लोग दूसरे इसका साथ देते थे, मतलब अपने जो स्वामी के खिलाफ हो गए, ये सबको कहता था जैसे ही ये कामयाब हो जाएगा तुम्हें इनाम दूंगा। फिर उनको सबको निपटा देता था, ऐसे कहते तुम उसके नहीं हुए तो मेरे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट मतलब बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट वाला आदमी था, जोरदार एकदम। ठीक है, तो एक तो साम्राज्यवादी युग की शुरुआत होती है। तो सल्तनत दिल्ली के आसपास फैली हुई थी, तो ये बढ़ा के पूरे भारत में ले जाएगा। दूसरा, मंगोल आक्रमण बहुत हुए इसके समय में, कभी मतलब कारगी आ गया, इनसे भी ये निपटेगा। देखो, ठीक है ना। ये काफी सारे सुधार भी करेगा इसके समय में। हिंदू अमीर थे, उनकी वो खूब मजे कर रहे थे, उनकी वो सारी चीजें कंट्रोल करेगा, अपने अमीरों को भी कंट्रोल कर देगा, बाजार व्यवस्था भी। इसके सुधार काफी सारे है ना। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। पहले सुधार कहाँ कहाँ गया? देखते जाना इस क्या क्या सुधार। पहले तो देखो दो भाग में इसके आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों में दो किए। एक तो राजस्व व्यवस्था में सुधार, जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें सुधार किया। क्या सुधार किया? यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त था, उस व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन से विभाग की स्थापना करेगा? दीवानी मुस्तकरात, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो वहां भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको रोकने के लिए विभाग लेके आएगा, मुस्तकराज। राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार के लिए, राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जल्दी जल्दी लिखो, पूरा करेंगे अपन। दूसरा, इसने भूमि का सर्वेक्षण करवा के जमीन की, देखो जितने भी मध्यकाल में प्राचीन काल में समझदार शासक हुए हैं ना, उन्होंने लगान की वसूली भूमि की पैमाइश करवा के करवाते थे। जैसे अकबर के समय में आईने दहसाला आया था, वो 10 साल का अनुमान इसीलिए था, भूमि से लगान जमीन की पैमाइश के हिसाब पे होना। ठीक है, जयनारायण के पास 2 मरबा जमीन है और मेरे पास 5 बीघा है, दोनों से एक जैसा लगान, मेरे पास तो बीज ही नहीं रहेगा। जयनारायण के पास विद्रोह करने के लिए धन रह जाएगा, जमीन की पैमाइश। ठीक है? पहला तो ये किया, राजस्व व्यवस्था में सुधार करवाया। एक तो राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के लिए दीवाने मुस्तकराज, ये अलग विभाग था, इंपॉर्टेंट है। दूसरा,
भूमि का सर्वेक्षण करवाकर लगान तय किया। का सर्वेक्षण करवाया और फिर किया लगान तय। ठीक है। अब करेगा बाजार संबंधी सुधार, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। मध्य युग में इतना दिमाग चलना किसी का बहुत बड़ी बात है। तो अलाउद्दीन जैसे आदमी का ही चल सकता था। हाँ? फिर लोग ये जो तोड़ वाले आक्रमण की कहानी बताते हैं ना, पद्मिनी वाली, इसीलिए गले से नहीं उतरती। तो जो व्यक्ति इतना समझदार हो, जो इतने ठीक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, उस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। देखो, एक तो आर्थिक सुधार में पहला हो गया राजस्व व्यवस्था में सुधार। दूसरा होगी इसकी बाजार व्यवस्था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाजार व्यवस्था। इस बाजार व्यवस्था में इसने क्या किया? दो तरीके होते, इसको बड़ी सेना चाहिए थी मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए और साम्राज्य विस्तार के लिए। भाई, कभी रणथंबोर, कभी चित्तौड़, कभी गुजरात, कभी देवगिरी, पूरा दक्षिण भारत के अभियान कर रहा था। बाजार व्यवस्था इसने लागू करी बड़ी सेना की जरूरतें पूरी करने के लिए। बड़ी सेना जरूरतें पूरी करने के लिए। बड़ी सेना क्यों चाहिए थी? बड़ी सेना इसलिए चाहिए थी, दो कारण। एक तो मंगोल आक्रमण हो गया, और एक तो मंगोल इन्वेजन हो गया, और दूसरा खुद ये इंपीरियलिस्टिक अप्रोच का आदमी था। खुद इंपीरियलिस्टिक अप्रोच का या साम्राज्यवादी आदमी था। ठीक है, ये दो कारण थे, ये शॉर्ट करके ये बड़ी सेना। बड़ी सेना तब चाहिए, तो बड़ी सेना रखने के लिए धन की जरूरत होती है। तो दो तरीके थे। एक तो सेना को खूब सारे पैसे दे दो। खूब सारे पैसे लाए कहाँ से? या एक सेना का वेतन कम रखो, लेकिन उनको बाजार में कीमतें सस्ती करवा दो, महंगाई कम करवा दो। या कि चीजों की, जैसे जो मुख्य मुख्य चीजें, एक तो जो खाने वाले आइटम है, एक कपड़े, और एक पशु। उस समय तीन चीजें, इन चीजों की उसने दाम कम करवा दिए। ये घाटा लगा तो किसको लगा? व्यापारियों को लगा। इसको क्यों लगेगा? देखो कितना समझदार आदमी। इसने क्या किया? बाजार व्यवस्था में, बाजार में वस्तुओं की कीमतें कम करवा दी। और इसके लिए तीन तरह के बाजार बनाए इसने। तीन तरह के बाजार कौन कौन से थे? एक तो अनाज का, दूसरा वस्त्र का, तीसरा पशुओं। ये भी चेक करवाया कि दुकानदार कम कीमत पे सामान दे। दुकानदार डंडी मारे बिना नहीं देता, आदत होती है। तो इसके लिए क्या नियुक्त किया उसने? मुहत्सिब। वो चेक करते थे सिविल ड्रेस में जाके, फिर कम तोलता था तो उसको फिर ले जाते थे। ठीक है। तो इस व्यवस्था के निरीक्षण के लिए किसको नियुक्त किया? बाजार के निरीक्षण के लिए नियुक्त किए मुहत्सिब। मुहत्सिब। तो कितनी जोरदार व्यवस्था थी ना, जोरदार। अब इसके आर्थिक सुधारों के बारे में हमें कौन बताता है? हमें क्या पता है इसने हम्म बताओ, कौन बताएगा? बाजार व्यवस्था कौन कौन बताता है? देखो, लिखो। जो सल्तनत के जो इतिहासकार है ना, देखो कौन कौन है, बता। देखो, इसकी बाजार व्यवस्था के बारे में अपने को और इसके आर्थिक सुधार बताने वाले जो इतिहासकार हैं, वो एक तो है इसामी। इसामी की किताब का नाम है फुतू उस सलातीन। फुतू उस इम्पोर्टेंट किताब है इसामी की। ठीक है। और कौन बताएगा? और इसके साथ कौन रहता था हरदम? अमीर खुसरो, है ना। अमीर खुसरो की कौन सी है? खजाइन उल फतू। अमीर खुसरो, ये किताब है खजाइन उल फतू।
और एक है फिरोज शाह तुगलक का दरबारी था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी किताब है? तारीख है फिरोज शाही। तो जियाउद्दीन बर्नी बताएगा, जियाउद्दीन बर्नी बोलेगा तारीख है फिरोज शाही। तारीख ए ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं सारी वैसे ही है। अगर बाजार व्यवस्था आती है इतना लिख दिया तो आपके मेंस में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। लोग वहीं उलझे रहते हैं। वो इतनी सुंदर थी पद्मिनी, पानी पीती थी तो ये हो जाता था। वो इतिहास नहीं है। अलग अलग आदमी। जियाउद्दीन जो मैंने बताया था ना, ये तो जियाउद्दीन बर्नी है। ये फिरोज शाह तुगलक का दरबारी इतिहासकार था जिसने किताब लिखी तारीख फिरोज शाह। एक फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी। वो तो इनके बाद तुगलक आएंगे, वो तो बात खत्म हो गई। एक ख्वारिज में अफगानिस्तान से ऊपर वाला जो मिडिल एशिया का एरिया है, वहाँ का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी था। वो आया इल्तुतमिश के टाइम में भारत में दिल्ली में शरण मांग। तो इल्तुतमिश ने ना तो शरण दी ना मना किया। तो वो शर्म के मारे वापस चला गया। उसके पीछे लगे हुए थे मंगोल। वो गया तो मंगोल भी चले। वो बताता है भी है। ये तो हो गए उसके सुधार। और जब ये सारे काम बढ़िया कर लिए, आर्थिक सुधारों के अलावा और क्या क्या सुधार किए उसने? सेना में सुधार किया है ना। सेना में क्या सुधार किया? एक तो सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। सेना में तो सुधार यही हो सकता है कि पैसा देने की बजाय नगद वेतन शुरू किया। एक दाग एवं चेहरा पर प्रथा लागू करी। फॉर्म भरते हो लिखते हो ना, बाई गाल पर तिल का निशान। तो अब पुराने टाइम में वो फोटो तो होती नहीं थी। दाग घोड़े पे तो सही निशान लगता था। नहीं तो मान लो घोड़ा तो छोड़ जाए, कोई और काम में लगाए, युद्ध में ले जाए खच्चर, है ना। तो वो शाही दाग लगता था उस पे। चेहरा सैनिक का हुलिया, मतलब जैसे देखा दाढ़ी वाले बाबा तो एकदम फिट है। अब उस टाइम फोटो वोटो और कोई बायोमेट्रिक तो होती नहीं थी। ये अपनी जगह अपने नौकर को भेज दे भी तू चला जा युद्ध में, है ना। तो दाग एवं चेहरा पर था।